क्या बांग्लादेश ने सच में वो लाल रेखा पार कर दी है जिसके बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता? क्या भारतीय सेना वाकई बांग्लादेश के अंदर घुस चुकी है? और क्या 7 ठिकानों को तबाह करना सिर्फ जवाब था या किसी बहुत बड़े एक्शन की शुरुआत? आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक संदेश है, एक चेतावनी और एक ऐसा फैसला जिसके असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेंगे। पर्दे के पीछे क्या मजबूरियां थीं, किसने पहले चाल चली और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? इस वीडियो में हम आपको वो सारी कड़ियां दिखाएंगे जो मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं जोड़ रहा, वो बैकग्राउंड बताएंगे जो हेडलाइंस के पीछे छिपा है और अंत में वो सच्चाई जो आपको झकझोर कर रख देगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहने वाली। असल में इस पूरे घटनाक्रम की आग उस वक्त भड़की जब बांग्लादेश में हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जाने लगा। एक के बाद एक मंदिरों पर हमले, घरों को जलाया जाना, महिलाओं के साथ बर्बर हिंसा और भारत समर्थक नेताओं की सरेआम हत्याएं सामने आती रहीं। हालात इतने बिगड़ गए कि ढाका में मौजूद भारतीय दूतावास पर भी हमला कर दिया गया, जिसे सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती माना गया। इसके बावजूद भारत ने शुरुआती दौर में संयम बरता, लगातार चेतावनियां दी, कूटनीतिक स्तर पर संवाद बनाए रखा और साफ शब्दों में कहा कि अगर बांग्लादेश ने हालात पर काबू नहीं पाया तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। लेकिन स्थिति संभालने के बजाय दूसरी तरफ से दुस्साहस और बढ़ता चला गया। हालात तब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए जब भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान को अगवा कर लिया गया। यही वह क्षण था जहां से कहानी ने खतरनाक दिशा पकड़ ली। ये सिर्फ एक सैनिक पर हमला नहीं था, बल्कि यह भारत की सैन्य ताकत और राष्ट्रीय सम्मान को खुली चुनौती देने जैसा था। इसी एक घटना ने भारत को वह नैतिक और रणनीतिक आधार दे दिया जिसके बाद न तो किसी और चेतावनी की गुंजाइश बची और न ही किसी डिप्लोमेसी या समझौते की संभावना। सूत्रों के अनुसार इसके बाद भारत ने बिना समय गंवाए अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक सैन्य फैसला लिया। भारतीय सेना ने एक साथ बांग्लादेश के कई बेहद संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी। यह कोई सीमित या प्रतीकात्मक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक पूर्ण मल्टी फ्रंट एक्शन था जिसमें थल सेना, वायुसेना और विशेष बलों को पूरी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान में उतारा गया। सेना की टुकड़ियां सीमा पार कर चुकी हैं और ऑपरेशन पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी सैन्य कार्रवाई के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह सामने आई कि बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व में अफरा तफरी मच चुकी है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर गायब हो चुके हैं। जी हां, वही मोहम्मद यूनुस जिनके नेतृत्व में यह पूरा घटनाक्रम खड़ा हुआ और जिन्होंने हालात को संभालने के बजाय और विस्फोटक बनने दिया, वही यूनुस अब अपने ही वतन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके अचानक ओझल हो जाने से बांग्लादेश की सियासी और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है। राजधानी ढाका में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। सेना हाई अलर्ट पर है और आम लोगों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल गहराता जा रहा है। कुछ ही घंटों पहले तक जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था, यह मानकर चल रहा था कि भारत सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा, वही बांग्लादेश अब स्तब्ध और असमंजस में खड़ा है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह नया भारत है जो पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और फिर जवाब देता है। इस कार्रवाई से पहले भारत ने अपने सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर पूरी पकड़ बना ली। खासकर चिकन नेक कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट से जुड़े संपर्क मार्गों को पूरी तरह कंट्रोल में लिया गया। इसके बाद ही यह बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय सेना प्रमुख की ओर से भी बेहद कड़ा और स्पष्ट बयान सामने आया। उन्होंने दो टूक कहा कि बांग्लादेश ने जो कदम उठाए वे उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुए। भारतीय दूतावास को निशाना बनाना सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला था और बीएसएफ जवान को अगवा करना एक ऐसी लाल रेखा थी जिसे पार करने की कीमत चुकानी ही थी। सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि शुरुआत बांग्लादेश ने की है, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम का अंत भारत तय करेगा। इस ऑपरेशन की सबसे अहम बात यह है कि इसे किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रखा गया। भारत ने बांग्लादेश के उन 7 अहम ठिकानों को चुना है जो न केवल भारत बांग्लादेश सीमा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील हैं, बल्कि जहां से अवैध घुसपैठ, तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार हवा दी जा रही थी। यही वे इलाके थे जिन्हें बांग्लादेश और उसके पीछे खड़े ताकतवर गुट भारत की कमजोरी मान बैठे थे। पंचगढ़ से लेकर सिलहट, कुरीग्राम, दिनाजपुर और सुंदरवन डेल्टा से सटे क्षेत्रों तक भारतीय सेना ने व्यापक और सटीक कार्रवाई की है। इन इलाकों में स्पेशल फोर्सेस, टैंक, पूरी रेजिमेंट और अत्याधुनिक हथियारों के साथ सेना को तैनात किया गया है। सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया है और किसी भी तरह की घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं, भारत ने समुद्री मोर्चे पर भी बड़ा दांव चला है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना पहले से ही पूरी ताकत के साथ मौजूद है। इसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश अब चारों दिशाओं से घिर चुका है। जमीन, हवा और समुद्र, तीनों मोर्चों पर भारत की मजबूत मौजूदगी ने बांग्लादेश की सप्लाई चेन, मूवमेंट और रणनीतिक विकल्पों को लगभग समाप्त कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट के सभी एयरबेस
पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं। असम और पश्चिम बंगाल के एयरबेस से लगातार फाइटर जेट्स निगरानी कर रहे हैं। यह निगरानी सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के भीतर हो रही गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और हर संभावित खतरे के लिए सेना पूरी तरह तैयार खड़ी है। भारत ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि अगर अब बांग्लादेश की तरफ से किसी भी तरह की जवाबी कोशिश हुई तो उसका अंजाम पहले से कहीं ज्यादा भयावह होगा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अगर नहीं थमे तो भारत इस कार्रवाई को और आगे बढ़ा सकता है। यह महज एक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले और भी बड़े कदमों का साफ इशारा है। पूरे बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता लगातार निशाने पर हैं, प्रशासन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और आतंकी व कट्टरपंथी गुट हालात का फायदा उठाकर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे हालात में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब न कोई समझौता होगा, न कोई नरमी दिखाई जाएगी और न ही किसी तरह की देरी की गुंजाइश बचेगी। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है कि भारत की संप्रभुता, उसके सैनिकों और उसके नागरिकों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बांग्लादेश ने जो भूल की है उसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। अब सबसे अहम सवाल यह है कि भारत ने जिन 7 ठिकानों को निशाना बनाया है वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और इन इलाकों पर कार्रवाई का मतलब बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा झटका है। जिन जगहों को भारत ने चुना है वे सिर्फ बॉर्डर पोस्ट नहीं हैं, बल्कि वही नसें हैं जिनके सहारे बांग्लादेश के भीतर अवैध घुसपैठ, तस्करी, आतंकी गतिविधियां और भारत विरोधी नेटवर्क जिंदा रखे गए थे। इन सभी ठिकानों पर एक साथ प्रहार यह दिखाता है कि भारत ने यह कदम किसी आवेग में नहीं, बल्कि महीनों की तैयारी और गहरी खुफिया जानकारी के आधार पर उठाया है। पंचगढ़ इलाका, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, लंबे समय से भारत के लिए सिरदर्द बना रहा था। 3 बीघा कॉरिडोर से जुड़ा यह क्षेत्र न सिर्फ रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, बल्कि यहीं से सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ और तस्करी की खबरें सामने आती रही हैं। भारत के लिए यह इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यहीं से चिकन नेक की सुरक्षा सीधे प्रभावित होती है। इस क्षेत्र पर कार्रवाई कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब उसकी सबसे कमजोर कड़ी भी किसी हाल में असुरक्षित नहीं छोड़ी जाएगी। दिनाजपुर का इलाका, जो खुले बॉर्डर और कृषि भूमि से जुड़ा है, वर्षों से संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र माना जाता रहा है। यहां से हथियारों, ड्रग्स और नकली करेंसी की आवाजाही की सूचनाएं लगातार मिलती रही थीं। भारत ने यहां सख्त कार्रवाई कर बांग्लादेश के उस मंसूबे को तोड़ दिया है जिसमें इस इलाके को भारत के खिलाफ एक साइलेंट कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लाल मुनिरहाट जैसे नदी आधारित सीमा क्षेत्र हमेशा से सबसे चुनौतीपूर्ण रहे हैं। मानसून और खराब मौसम का फायदा उठाकर यहां से घुसपैठ और तस्करी को अंजाम दिया जाता रहा है। इस इलाके में एक्शन लेकर भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अब मौसम, नदी या जंगल, कोई भी बहाना भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का जरिया नहीं बन सकता। वहीं कुरीग्राम क्षेत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास फैला हुआ है, अवैध आवागमन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रूट माना जाता रहा है। भारत ने पहले ही इस इलाके को कड़े नियंत्रण में ले लिया था और अब सैन्य कार्रवाई के जरिए बांग्लादेश के लिए इस रास्ते को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा और गहरा असर बांग्लादेश की आंतरिक सप्लाई लाइन और मूवमेंट सिस्टम पर पड़ा है। जब भी भारत बांग्लादेश तनाव की बात होती है तो सबसे पहले जिस इलाके का नाम उभर कर सामने आता है वह है सिलहट। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा यह क्षेत्र लंबे समय से कट्टरपंथी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है। सीमित सड़क नेटवर्क और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां कार्रवाई करना पहले बेहद मुश्किल समझा जाता था, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब उसकी पहुंच उन इलाकों तक भी है जहां तक पहुंचने की कल्पना पहले शायद ही की जाती थी। त्रिपुरा सीमा से सटे घाघा और खागड़ा छड़ी क्षेत्र, साथ ही चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता और उग्रवाद के केंद्र रहे हैं। इन इलाकों से बार बार ऐसी गतिविधियां संचालित होती रही हैं जिनका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता था। भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर की गई कार्रवाई ने बांग्लादेश को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश अब बेहद महंगी साबित होगी। 7वीं और अंतिम कड़ी के रूप में सातखीरा का नाम सामने आता है, जो सुंदरवन डेल्टा से जुड़ा हुआ इलाका है। यहाँ नदी मार्ग, मैंग्रोव जंगलों और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल कर तस्करी और अवैध गतिविधियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया था। भारत ने इस पूरे रूट को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है, जिसके चलते बांग्लादेश की नदी और समुद्र आधारित सप्लाई व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इन 7 ठिकानों पर एक साथ की गई कार्रवाई केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक सोचा समझा रणनीतिक संकेत भी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह बांग्लादेश को सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि उन सभी मोर्चों पर घेर सकता है जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की तैनाती ने इस घेराबंदी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। मौजूदा हालात में बांग्लादेश के पास न तो जमीन से कोई खुला रास्ता बचा है, न समुद्र से राहत है और न ही हवा में कोई सुरक्षित विकल्प। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल
मोहम्मद यूनुस को लेकर खड़ा हो गया है। उनका अचानक सार्वजनिक नजरों से गायब हो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि बांग्लादेश के अंदर हालात किस हद तक बेकाबू हो चुके हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं पर हमले, प्रशासनिक ढांचे का बिखरना और सेना की सीमित पकड़ यह साफ दिखाती है कि देश अंदर से कमजोर होता जा रहा है। यूनुस का देश छोड़ना या छिप जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि हालात अब उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। भारत ने इस पूरे मामले में अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रखी है। भारत को कभी भी बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में दखल देने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जब भारतीय दूतावास पर हमला हुआ और जब भारतीय जवान का अपहरण किया गया, तब भारत के पास चुप रहने का कोई विकल्प नहीं बचा। यह कदम किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने यह संकेत भी दे दिया है कि यह कार्रवाई अभी अंतिम चरण नहीं है। अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरते, अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुकते और अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधियां जारी रहती हैं, तो अगला कदम और भी व्यापक और कठोर हो सकता है। मॉक ड्रिल, आंतरिक क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास और भी गहरी कार्रवाई के विकल्प अभी पूरी तरह खुले रखे गए हैं। आज बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, वे किसी एक पड़ोसी देश की सीमित आंतरिक उथल पुथल नहीं रही, बल्कि यह मसला अब पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ चुका है। भारत द्वारा उठाया गया कदम किसी क्षणिक गुस्से या भावनात्मक आवेग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक दी गई चेतावनियों, निरंतर कूटनीतिक प्रयासों और बढ़ते गए संयम के बाद लिया गया एक सटीक और निर्णायक निर्णय है। जिस पल हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार सभी सीमाएं पार कर गए, भारतीय दूतावास को निशाना बनाया गया और भारतीय बीएसएफ जवान का अपहरण हुआ, उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया था कि अब केवल शब्दों या बयानों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस और प्रभावी कार्रवाई अनिवार्य हो चुकी है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में यह बिना किसी संदेह के साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता, उसके सैनिक और उसके नागरिक किसी भी परिस्थिति में सौदेबाजी का विषय नहीं बन सकते। यह कार्रवाई सिर्फ बांग्लादेश को जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी ताकतों के लिए एक कड़ा संदेश है जो भारत को कमजोर समझकर उसकी सीमाओं, उसके धैर्य और उसकी नीतियों की परीक्षा लेने की कोशिश कर रही थीं। 7 ठिकानों पर एक साथ की गई सैन्य कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह पहले से तैयारी कर, रणनीति बनाकर और निर्णायक वार करने वाला राष्ट्र बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश के भीतर की वास्तविक स्थिति को भी बेनकाब कर दिया है। सत्ता की कमजोर पकड़, कट्टरपंथी और आतंकी गुटों का बढ़ता दबदबा, नेताओं का पलायन और फैलती प्रशासनिक अराजकता यह साफ दिखाती है कि हालात किस कदर नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस का अचानक गायब होना केवल एक व्यक्ति का दृश्य से हट जाना नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है जो अपने ही देश को संभाल पाने में असफल रही। जब नेतृत्व ही पीछे हटने लगे, तो यह समझना मुश्किल नहीं रहता कि जमीन पर हालात कितने गंभीर और खतरनाक हो चुके हैं। भारत ने यह संकेत भी बेहद स्पष्ट शब्दों में दे दिया है कि यह कार्रवाई कोई अंतिम अध्याय नहीं है। अगर हालात में सुधार नहीं होता, अगर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार बंद नहीं होते और अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश या उकसावे की कोशिश जारी रहती है, तो अगला कदम और बड़ा और सख्त तथा कहीं अधिक निर्णायक हो सकता है। भारत अब जीरो टॉलरेंस नीति से पीछे हटने वाला नहीं है। यह पूरा घटनाक्रम इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज किया जाएगा। आने वाले समय में जब इस दौर को पलटकर देखा जाएगा, तो यही कहा जाएगा कि यही वह क्षण था जब भारत ने पूरी दुनिया को साफ शब्दों में बता दिया कि नया भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं है। ये भारत अपनी शर्तों पर शांति चाहता है, लेकिन अगर परिस्थितियां मजबूर करें तो अपनी ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटता। अब सवाल सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। क्या वे इस बदलते भारत को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? भारत ने दरवाजा खुला रखा है, लेकिन चेतावनी बिल्कुल साफ है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जो कुछ हुआ है वह शायद सिर्फ शुरुआत हो। आगे क्या होने वाला है, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश और उसके पीछे खड़ी शक्तियां इस संदेश की गंभीरता को कितनी गंभीरता से समझती हैं और उसी अनुसार अपनी रणनीति बदलती हैं। यही कारण है कि यह खबर केवल एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, बल्कि आने वाले समय की सुरक्षा और रणनीतिक तस्वीर को रेखांकित करती है। अब भारत चुप नहीं है। भारत पूरी तरह तैयार है और हर कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों, अपने सैनिकों और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मूड में है। अब बात करते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर की, जो दुनिया की आर्थिक प्रणाली के लिए उतनी ही अहमियत रखती है जितनी राजनीतिक घटनाएं रखती हैं। दोस्तों, आज वैश्विक आर्थिक मंच पर एक ऐसा गहरा और खामोश तूफान उठ चुका है जिसकी गर्ज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट तक साफ सुनाई दे रही है। दुनिया तेजी से बदल रही है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है
और सबसे बड़ा झटका लग रहा है उस अमेरिकी डॉलर को जिसने दशकों तक विश्व की आर्थिक धमनियों पर एकाधिकार जमाए रखा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वैश्विक व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग पहले कभी नहीं देखी गई रफ्तार से बढ़ रहा है और डॉलर की पकड़ पहली बार इतनी ढीली होती दिख रही है। IMF और BIS की नवीनतम रिपोर्ट इस बदलाव की वास्तविकता को पूरी दुनिया के सामने पेश कर देती है। 2024 से 2025 के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में डॉलर का हिस्सा 6 से 8% तक घट चुका है और यह गिरावट अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। ये कोई अचानक चमत्कार नहीं है, बल्कि कई वर्षों से चल रहे एक सुनियोजित, स्थिर और रणनीतिक बदलाव की परिणति है। इस परिवर्तन के केंद्र में खड़ा है भारत, हमारा भारत, जो आज नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे। जब हम भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की चर्चा कर रहे हैं, जब हम गर्व के साथ तिरंगे को ऊंचा उठाते हैं, तो कमेंट में भारत माता की जय कहने में इतनी झिझक क्यों महसूस होती है? आप मनोरंजन, मजाक, रील्स और व्लॉग्स पर लाइक की बारिश कर देते हैं, लेकिन जब बात भारत की शान और गौरव की आती है तो उत्साह अचानक क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक संकल्प लेते हैं कि अब हम भारत के गौरव और उपलब्धियों को उसी जोश और सम्मान के साथ मानेंगे। वापस आते हैं उस बदलाव पर जिसे समझना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि यह इतिहास का वह अध्याय है जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। भारत ने अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ मिलकर स्थानीय मुद्रा यानी भारतीय रुपये में व्यापार बढ़ाने का अभियान शुरू किया। इसका असर इतना तेज और व्यापक रहा कि आज भारत दर्जनों देशों के साथ सीधे रुपये में व्यापार कर रहा है और इस कदम ने वैश्विक आर्थिक संतुलन पर भी लंबी अवधि के लिए स्पष्ट असर डालना शुरू कर दिया है। इस पूरे बदलाव से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में भी एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है, जो अब अपने फैसलों, अपने कदमों और अपनी नीतियों के जरिए दुनिया को नए नियमों के अनुसार सोचने पर मजबूर कर रहा है। रूस, UAE, सऊदी अरब, ईरान, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी देशों ने अब भारत के साथ अपनी मुद्रा या सीधे भारतीय रुपये में व्यापार करने की सहमति दे दी है। यही नहीं, फ्रांस, सिंगापुर, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने भी अब भारतीय रुपये में सेटलमेंट को हरी झंडी दे दी है। ये वही देश हैं जो कल तक डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में व्यापार की कल्पना भी नहीं करते थे। आज भारत का एक बड़ा हिस्सा निर्यात और आयात भारतीय रुपये में ही हो रहा है। इस दिशा में RBI ने विदेशी बैंकों के लिए कई विशेष खाते खोले हैं, जिससे बिना डॉलर के ही सीधे व्यापार की सुविधा संभव हो रही है। इसका असर इतना व्यापक रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है। साथ ही भारत लगातार सोना खरीद रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों टन सोना रिजर्व में शामिल किया गया है और आज देश के पास भारी मात्रा में स्वर्ण भंडार मौजूद है, जो देश की आर्थिक मजबूती को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि यह बदलाव क्यों हो रहा है और देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ने से डॉलर क्यों कमजोर पड़ रहा है? इसका जवाब सीधा है। पहले जब रूस भारत को तेल बेचता था तो पेमेंट डॉलर में होता था। अब रूस भारतीय रुपये लेता है और उसी मुद्रा से भारत से चाय, दवाइयां, मशीनरी और अन्य वस्तुएं खरीदता है। यानी एक भी डॉलर की आवश्यकता नहीं रह गई। UAE ने भी यही मॉडल अपनाया है। तेल बेचा, रुपए लिए और बदले में भारत से सामान खरीदा। यह बदलाव केवल तेल तक सीमित नहीं है। गैस, कोयला, उर्वरक, सोना, हर क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में डॉलर की मांग लगातार घट रही है और डॉलर इंडेक्स में पिछले 11 महीनों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यह गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक भूकंप है जिसने अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व की नींव हिला दी है। भारत ने केवल व्यापार में बदलाव नहीं किया, बल्कि डिजिटल क्रांति के जरिए भी पूरी दुनिया को चौंका दिया है। UPI आज कई देशों में सक्रिय है। सिंगापुर, UAE, फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस और ओमान में। जल्द ही इसे ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब और मलेशिया में भी लॉन्च किया जाएगा। सोचिए, जब कोई विदेशी दुकानदार भारतीय UPI से पेमेंट लेगा तो भारत की डिजिटल ताकत का डंका वैश्विक स्तर पर बजेगा। जहां स्विफ्ट जैसे सिस्टम में छोटे ट्रांजैक्शन पर भारी शुल्क लगता है, वहीं UPI सेकंडों में ट्रांजैक्शन कर रहा है, लगभग मुफ्त में। अब आते हैं ब्रिक्स की ओर, जहां भारत एक और आर्थिक और डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक नई ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट प्रणाली विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसे ब्रिक्स पे या ब्रिक्स ब्र कहा जा रहा है। यह नई व्यवस्था वैश्विक व्यापार में स्थानीय मुद्रा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त कर रही है और भारत इस परिवर्तन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अगर यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया तो ब्रिक्स देश और उनसे जुड़े दर्जनों अन्य राष्ट्र अब डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क के बिना ही व्यापार करने में सक्षम हो जाएंगे।
इस बदलाव में भारत सबसे अहम खिलाड़ी है, क्योंकि यूपीआई जैसे डिजिटल इकोसिस्टम का कोई दूसरा देश बराबरी का विकल्प पेश नहीं कर पा रहा। साथ ही रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब सहित कुल मिलाकर 30 से अधिक देश भारत के रुपए में व्यापार शुरू करने के लिए तैयार हैं या पहले ही इसे शुरू कर चुके हैं। विदेशी बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और डॉयचे बैंक अब भारतीय रुपए में बॉन्ड और ट्रेड फाइनेंसिंग की सुविधा दे रहे हैं। विदेशी कंपनियां मसाला बॉन्ड जारी कर रही हैं, जबकि खाड़ी देशों के सॉवरेन फंड सीधे भारत में रुपए में निवेश कर रहे हैं। इन सब प्रयासों का परिणाम यह हुआ है कि भारतीय रुपया वैश्विक मुद्रा के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत धीरे धीरे एक गोल्ड बेस्ड ट्रेड मॉडल भी तैयार कर रहा है, जिसमें सोने के बदले तेल और अन्य कमोडिटी का व्यापार होगा। अब भारत ने अपने सोने के भंडार को विदेशी बैंकों में रखने की बजाय अपने घरेलू वॉल्ट में जमा करना शुरू किया है, ताकि भू राजनीतिक जोखिम से बचा जा सके। यह कदम अन्य देशों को भी प्रेरित कर रहा है कि वे अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाएं और डॉलर पर निर्भरता कम करें। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भारत पर कोई एहसान नहीं कर रही, कोई देश मजबूरी में शामिल नहीं हो रहा। हर देश स्वयं के लाभ के लिए रुपए में व्यापार कर रहा है, क्योंकि यह लेन देन को सस्ता, तेज और सुरक्षित बनाता है और डॉलर का दबाव, अमेरिका के प्रतिबंध और स्विफ्ट की रुकावटों से मुक्ति दिलाता है। भारत ने डिजिटल रुपया यानी CBDC पर भी कई देशों के साथ पायलट टेस्टिंग शुरू कर दी है। UAE, सिंगापुर और हांगकांग के साथ चल रहे इस प्रोजेक्ट में डिजिटल रुपया और डिजिटल दिरहम सीधे इंटरकनेक्ट होंगे। यदि यह तकनीक सफल हो गई तो स्विफ्ट युग को समाप्त मान सकते हैं। इसके अलावा भारत अब अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार, UPI और इंडिया स्टैक को अफ्रीका और एशिया में निर्यात कर रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, केन्या और घाना जैसे देश अब भारत से डिजिटल सहयोग ले रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इन देशों की आर्थिक नब्ज भी भारत से जुड़ जाएगी। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अब अपने रिजर्व में भारतीय सरकारी बॉन्ड शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। यह वही स्तर है जो दशकों से केवल अमेरिकी और जर्मन बॉन्ड को मिला था। भारत की तेज ग्रोथ रेट, कम महंगाई और राजनीतिक स्थिरता ने इसे एक उभरती हुई रिजर्व करेंसी पावर बना दिया है। दोस्तों, ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। ये वही अग्नि है जो वैश्विक आर्थिक ढांचे को फिर से आकार दे रही है। डॉलर का वर्चस्व कमजोर हो रहा है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और दुनिया पहली बार भारतीय रुपए को एक भरोसेमंद वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान रही है। यह बदलाव आने वाले वर्षों में इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज होगा और भारत की वैश्विक आर्थिक और डिजिटल ताकत को हमेशा याद किया जाएगा। आने वाले 5 से 10 साल बेहद निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि इस अवधि में भारतवर्ष का लक्ष्य है कि साल 2030 तक अपने व्यापार का 50% स्थानीय मुद्रा में किया जाए। जब यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो एक पूरी नई आर्थिक दुनिया का उदय होगा, जहां कोई भी देश किसी एक मुद्रा के दबाव में नहीं रहेगा। यही वही नई विश्व आर्थिक व्यवस्था है जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों पहले देखा था। एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी देश को आर्थिक हथियारों या दबाव के जरिए धमकाया नहीं जा सके। दोस्तों, चाहे रूस, चीन, UAE, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका या यूरोप के विकसित देश हों, सभी अब भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि विश्वसनीयता और भरोसे का प्रतीक बन चुका है। UPI ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह डिजिटल ताकत जिसे अमेरिका और यूरोप वर्षों में नहीं बना पाए, भारत ने मात्र कुछ सालों में विकसित कर दिखाया। इसके अलावा ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, डिजिटल रुपया, गोल्ड बेस्ड ट्रेड मॉडल, मसाला बॉन्ड और भारतीय रुपए में निवेश, इन सभी पहलुओं ने मिलकर डॉलर के लंबे समय तक कायम वर्चस्व को वास्तविक चुनौती दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने किसी पर कोई दबाव या मजबूरी नहीं डाली। सभी देश स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी भारतीय रुपए में व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि यह सस्ता, सुरक्षित और तेज है और इसमें कोई छुपा जोखिम या देरी नहीं है। यह वही नई विश्व व्यवस्था है जिसमें भारत नेतृत्व कर रहा है और भारतीय रुपया वह धड़कन बन रहा है जो कई देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ने का काम करेगा। अगर भारत वर्ष 2030 तक अपने कुल व्यापार का 50% स्थानीय मुद्रा में करने का लक्ष्य हासिल कर लेता है तो वैश्विक आर्थिक इतिहास की किताबों में रुपया क्रांति दर्ज होगी। सोचिए, वही भारत जिसे कभी तीसरी दुनिया का देश माना जाता था, आज वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता का मार्गदर्शक बन गया है। इसलिए गर्व महसूस कीजिए कि आप उस भारत का हिस्सा हैं जो दुनिया की दिशा बदल रहा है। गर्व कीजिए कि हमारा रुपया अब केवल नोट नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति और भरोसे का प्रतीक बनता जा रहा है।
और आने वाले दशकों में यही रुपया विश्व व्यापार और आर्थिक संतुलन में भारत की नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम में वर्णित कई बातें, जैसे कि भारत की सेना का बांग्लादेश के अंदर सीधे प्रवेश, 7 ठिकानों पर सटीक कार्रवाई, मोहम्मद यूनुस का देश छोड़कर भाग जाना और हिंदुओं पर सुनियोजित हिंसा की पूरी श्रृंखला, इन सब की कोई आधिकारिक पुष्टि या प्रमाणित रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं है। भारतीय या बांग्लादेशी सरकार, सेना या कोई अन्य आधिकारिक संस्था ने इन घटनाओं की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसलिए इन विवरणों को वर्तमान में अनुमानों, मीडिया रिपोर्टों या अफवाहों पर आधारित माना जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे नए अपडेट्स की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। आपके समर्थन से ही हम ऐसे और भी वीडियो ला सकते हैं। धन्यवाद।